So, starting this chapter, there are a few concepts that I would like for you to revisit and just remind me all these things. Let's see how much have you retained from the last class. And first, I will give you chance to volunteer yourself, and if you do not volunteer yourself, then again, as usual we do, I will pick out people. So, first thing, summarize French Revolution for me in like 2-3 minutes, maximum 2-3 minutes. Who wants to? Quick summary. Anyone? No takers? Okay, I'll pick up. Saurabh, summarize French Revolution for me. हाँ, मुझे 10 मिनट से ज़्यादा ही लगेंगे। नहीं नहीं, जस्ट ट्राई डूइंग इट, समराइज छोटा छोटा करके मुझे बताओ फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या क्या हुआ था, बस दैट्स ऑल। एक मुझे शॉर्ट मैं सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स चाहिए। मतलब वहाँ पे 3 स्टेट्स थे, जनरल, क्लर्जी और नोबल्स, यही थे ना? हम्म हम्म। हाँ, तो मतलब जो मतलब ऊंची वाले स्टेट पे थे, जैसे नोबल्स और क्लर्जी, इनको पहले से ही बहुत सारे राइट्स मिले हुए थे और पावरफुल थे लोग। और जो जनरल पीपल थे उनके पास ज़्यादा राइट्स भी नहीं थे और सारे टैक्सेस जो हैं इनसे लिए जाते थे। तो फिर एक बार असेंबली हुई तो इन लोगों की मांगें पूरी नहीं गई करी गई, तो इन लोगों ने अपनी एक नेशनल असेंबली बनाई। नेशनल असेंबली में लोगों ने कुछ कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया कि उसमें मतलब क्या था, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन, ऐसे करके था कुछ। हम्म तो फिर यही सब हुआ। फिर जो उनका वहाँ का किंग था लुई 16, उसने अपनी थोड़ी सी पावर को मतलब छोड़ दिया। फिर वो आया कौन, मैक्सिमिलियन रॉब्सपियर ने फिर अपनी वो जैकोबिन क्लब बनाया। और फिर कुछ कुछ मतलब उसने भी बहुत सारे चेंजेस करे। फिर लेकिन उसका जो वो था, एक ऐसा खतरनाक टाइप का आदमी था, तो उसका जो पूरा एक पीरियड था उसको रेन ऑफ टेरर कहा जाता है। तो फिर उसको भी एग्जाइल कर दिया गया। फिर ऐसे ऐसे चलता गया, अब क्या बोलूँगा। गुड वर्क, बोनस मार्क्स टू यू। जब भी इंटरनल असेसमेंट होगा उसमें तुझे 1 नंबर एक्स्ट्रा दूंगी मैं। गुड वर्क। एनीबडी वांट्स टू कंटिन्यू दिस? इसके अंदर जो है इसने मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस ही कवर्ड, बट देयर आर सम सिचुएशंस दैट आई नीड टू कवर अगेन। एनीबडी हु वांट्स टू डू दैट? बोनस मार्क्स ऑनलाइन। इसके आगे क्या हुआ अगर थोड़ा सा शॉर्ट में मुझे बता दोगे, यू विल डेफिनेटली गेट माय बोनस मार्क्स। एनीबडी? मैम चेंजेस बता सकते हैं, मतलब क्या क्या चेंजेस आए थे बिल्कुल फ्रेंच बिल्कुल रिवॉल्ट? बता सकते हो, डेफिनेटली। मैम न्यू फ्लैग आया था और फ्रेंच बिकम द नेशनल लैंग्वेज हम्म। and a state journal elected by common people and renamed National Assembly. गुड, Internal customs duties were abolished and nationalized idea taken aborted by French army. वेरी गुड। तो ये भी बोनस। एनीबडी एल्स? Thank you, ma'am. कोई कोई बात नहीं, ट्राई इट, वी विल ट्राई टू मैनेज एकलव्य ऑल्सो। कार्तिकेय, बोलो। हम उसे भी मान लेंगे, वो भी हमारी क्लास में बैठा है। यस कार्तिकेय, आर यू गोना स्पीक अप? अरे तो उसे बोलो ना कि वो ईयरफोन्स लगाए। Are you with laptop or mobile? If you are with laptop or mobile, you can definitely move it. Just an intelligent suggestion. बेटा फोन तो हाथ में है तो किसी दूसरे कमरे में जाके आंसर दे दो, फिर वापस आके यहाँ बैठ जाना। ओके गुड, ये ज्ञान भी मुझसे ही लो तुम।
voting system, yes, they devised a voting system in which a particular class of people were allowed to vote. जो लोग टैक्स दे सकते थे वही लोग वोट कर सकते थे. Anybody else? Good one, Mehak. मैम वो टैक्स कितना था, मतलब लेबर के 3 टाइम्स था ना, लेबर किसी एक लेबर के डेली वेजेस के 3 टाइम्स ऐसा. किसी एक लेबर की वेज पे कर सके, अच्छा 3 दिन की वेज अगर पे कर सके उतना टैक्स देता हो तो. हाँ, तो हम सही बोला ना, मतलब मैंने. हाँ मतलब कॉन्टेक्स्ट उसका सही था, थोड़े शब्दों का हेर फेर था. Okay, let's hope Kartikeya comes back. In the meantime, Ishika Gupta, you want to add something? Anything? अभी काफी चैप. हाँ मैम वर्ल्ड वॉर हुआ था तो फिर उसके वजह से उनका जो मतलब पूरा फ्रांस का जो भी था मतलब. अरे माय डियरेस्ट, वर्ल्ड वॉर तो बहुत बाद में हुआ, अभी हम वर्ल्ड वॉर पे नहीं पहुंचे, अभी हम थोड़ा फ्रेंच रेवोल्यूशन से कोशिश कर रहे हैं लीनियरली जाए. अच्छा रुक जाओ, इफ यू वांट टू टॉक अबाउट वर्ल्ड वॉर मैं तुझसे वर्ल्ड वॉर ही पूछूंगी. यस सचिन. स्टार्टिंग में हुआ था ना हाँ ना 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 फिर ना उनको टैक्स यही देना पड़ता था जनरल वाले को. बेटा. अरे मेरे बच्चे, हम लोग वर्ल्ड वॉर नहीं, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की बात कर रही हो आप, विच हैपेंड इन 1776. वहां पे जो है उनकी वॉर ट्रेजरी डिप्लीट हुई थी. चलो कोई नहीं, आई विल विजिट यू विद वर्ल्ड वॉर 1, थोड़ा सा देख के रखो. मैरी एंटनी और एंटनी. स्पेशलिस्ट में हूँ. हाँ यस कार्तिकेय, हु आर यू? वर्ल्ड वॉर का. अच्छा वर्ल्ड वॉर 1, ओके ओके, आई विल कम बैक टू यू एज वेल. ठीक है चल, तेरे से वर्ल्ड वॉर ही पूछेंगे. सची सही बात बोल रही है. सची, जैकोबिन क्लब के बाद क्या हुआ? मैम जैकोबिन क्लब के बाद मैक्सिमिलियन को तो मार दिया था, फिर उसके बाद एक और जो वहाँ पर रहने वाले लोग थे उनने भी एक और कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह बना लिया था, थोड़ा थोड़ा याद है मैम. फिर उसके बाद उनके बाद भी नेपोलियन आ गया था तो उसमें उन लोगों ने नेपोलियन एक कोड बनाया था 1804 में. ओके ओके. सी मिडिल क्लास इमर्ज, गुड वन, सही बात. वुमेन्स इन्वॉल्वमेंट हैपेंड, करेक्ट. एक मिनट कार्तिक, जस्ट वेट अ मिनट, लेट मी जस्ट पुट समथिंग इन द लीनियर फॉर्म. जो तुम लोगों ने बोला उसे एक फॉर्म में मैं ले आऊं. फिर दे स्टार्टेड अ डायरेक्टरेट टू कंट्रोल द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर, बिकॉज एवरीबडी वाज टॉट बाय मी ओनली ना सौरभ, सबको मैंने ही पढ़ाया है ना, तो सबको पता होगा. Yes, again, so what happened that after Robespierre they did not want concentration of power, they set up a directorate, but directorate की problem क्या थी, that they never agreed with each other on certain points. If they never agreed with each other on certain points तो उनमें आपस में बहुत सारे clashes होने लग गए, and thus a power vacuum emerged. There was instability, and taking advantage of instability Napoleon came. Slavery was happy, slavery was happening side by side, and it was not abolished. एक मिनट कार्तिक, बस एक मिनट, जस्ट गिव मी 1 मिनट. अब यहाँ पर नेपोलियन आया और नेपोलियन वाटरलू में हार गया, यहाँ पर ये सब खत्म हो गया. पिछले साल के चैप्टर की बात कर रहे हैं. अभी तुम जो धीरे धीरे पॉइंट्स कर रहे हो ना, तुम दोनों को मिक्स कर रहे हो. अभी पहले हमको 9th का करने दो, फिर हम 10th पर आएंगे. अब यहाँ तक तो जो है बात खत्म हो गई. एक इंपॉर्टेंट चीज तुम लोग भूल गए, वो ये था दैट देयर वर फिलोसोफर्स एंड थिंकर्स. तुम लोग चैट बॉक्स में लिखते रहोगे ना, कोई मतलब नहीं है, किसी को पता भी नहीं चलेगा दैट यू आर टेलिंग दीज आंसर्स. जॉन लॉक. तो जो मॉन्टेस्क था, जॉन लॉक था, वोल्टेयर था, दे डिड व्हाट, दे स्टार्टेड इग्नाइटिंग द फीलिंग्स इन पीपल. अब तुम लोगों के मैं पॉइंट्स लेती हूँ एक एक करके. नेपोलियन एक कोड 1804 की बात करी, किसने करी थी? लेट मी जस्ट सी फर्स्ट किसने करी थी, उसी को पहले चांस देते हैं. मैम सच्ची. एक सेकेंड, लेट मी सी. सच्ची तुमने बोला था, मुझे वेदिका दिख रही है वैसे तो. अच्छा वेदिका बताओ, व्हाट वाज द सिविल कोड ऑफ 1804? मैम established equality before law, right to property, feudal system was abolished, freed peasant from serfdom,
और बस इतना ही। ठीक है सची, यू वांट टू ऐड समथिंग और एलैबोरेट समथिंग? यस मैम, एक रह गया, गिव अवे ऑल प्रिविलेजेस बाय बर्थ। देखो याद नहीं भी रहता है तो कोई बात नहीं, मैं तुम लोगों से बार बार बोल रही हूँ। Restrictions were removed. Trade restrictions were removed. See, I am not Transport saying system improved. transportation system improved. Yes, there were a lot of changes that Napoleon introduced first in France. बेटा सब बुक में लिखा है, सब कुछ बुक में लिखा है, तुम लोग बुक ही तो नहीं पढ़ते हो, यही तो मेरी दिक्कत है। बस यही जो है, इसीलिए कहते हैं लड़कियां ज्यादा इंटेलिजेंट होती हैं, उनको जो बोलती हूँ ना कभी कभी उनके दिमाग में चला जाता है। ये 10th की बुक में होगा नेपोलियनिक 7 कोड। तो जब मैंने कल डाल दिया था कि आज हम लोग नेशनलिज्म पढ़ेंगे, गुड वर्क, आई एम वेरी हैप्पी। जो बच्चे बुक पढ़ते हैं मुझे बहुत खुश कर देते हैं, तुम लोगों से और कुछ मुझे चाहिए भी नहीं, गुड वर्क। चलो वी विल एलैबोरेट अ लिटिल, हम लोग इस स्टोरी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं नेपोलियन की। हमने ये देखा था दैट नेपोलियन कैप्चर्ड पार इन फ्रांस, ठीक है। उसके बाद हमने सीधे जो है स्टोरी को फ्लैश फॉरवर्ड करके खत्म कर दिया कि वो वाटरलू में हार गया। लेकिन ड्यूरिंग ऑल दिस time Napoleon did what? He started capturing the neighboring countries also. He started capturing neighboring areas, and once he started capturing, you don't need book beta। जिस दिन तुम लोग को ना या ओ माय गॉड योर ब्रेन इज एनॉर्मस। किसी ने वो पाप ऑफ गर्ल्स का कार्टून देखा है? उसमें एक मोजो जो हुआ करता था। मैम मैंने नॉर्मस नहीं इनफ लिखा था, पता नहीं कहाँ से चेंज हो गया वो। वही मैं सोचू इतनी अंग्रेजी कहाँ से तुम लोग जो है यूज करने लगे। जैसे मोजो जो था ना, उसका 2 मंजिल का ब्रेन था। मे बी सौरभ हैज आल्सो बिकम दैट। All right, coming back, jokes apart, that when we're talking about Napoleon, what he did, he started conquering the neighboring areas। अब भाई देखो कौन सी कंट्री थी फ्रांस, जिसने लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी के बड़े बड़े नारे दिए थे। नो बॉडी क्या मतलब, बॉडी तो सबके पास होती है यार, मतलब इफ यू आर अलाइव। बट यस ही वाज नॉट एग्जैक्टली एन इम्पोजिंग फिजिकल फीचर्स। अरे नोबडी इन द पास्ट हैड 6 पैक्स। पता है जब गरीब लोग होते थे ना, उनके 6 पैक्स हुआ करते थे बिकॉज दे डिड नॉट हैव इनफ न्यूट्रिशन। मैम स्पार्टन्स में तो सबके पास से दिखता है। बेटा वो मूवी है, हाँ, सच्चाई कुछ और होती है। एनीबडी हु वाज प्रॉस्परस लुक्ड प्रॉस्परस। जो गरीब होते थे ना वो हुआ करते थे बिल्कुल ऐसे हड्डियों जैसे, क्योंकि उनके पास खाना नहीं हुआ करता था। एंड यस नेपोलियन बौना आदमी, एक थप्पड़ मारूंगी खींच के छोटे हाइट वालों को तुमने बौना बोला तो। See, the idea by Napoleon is considered different because he did not have a formidable physique। उसकी फिजिक जो थी वो उसकी क्रूअल्टी से मैच नहीं करती थी, ऐसा लोगों का मानना था। He did not look scary enough। Yes, he was a very decent looking guy, short stature। He did not look physically imposing, but he was a very intelligent person, and that always shows that you cannot underestimate anybody। No, I don't think Hitler was short-heighted because he was a soldier. Napoleon was definitely quite short. I think he was like 5'2" or 5'3". I'm not sure how tall Napoleon was, but of course I can always Google how tall he was। Napoleon was 1.68 meters। अरे यार ये ना फीट में बताना चाहिए। 5'6" is decent enough। एंड अगर हम हिटलर की बात करें तो हिटलर की भी देख लेते हैं। 5 feet 9 inches। Yeah, he was 5'9". यार 5'6" और 5'9". Okay. मैम मुझसे good। छोटा है मैम हिटलर तो। 1.75 मीटर। Yes, मैम yes, हिटलर तो I we मुझसे छोटा है। converted that in feet also। Thank you for the input। बट आइडिया सारा ये है दैट ही डिड नॉट हैव द फिजिक और द लुक्स टू कैरी द क्रूअल्टी दैट ही हैड। क्रूअल्टी की बात क्या थी दैट फर्स्ट, अब देखो जब बिकॉज ही केम फ्रॉम फ्रांस को लेके पूरी दुनिया का आइडिया क्या हो गया था कि ये जो फ्रांस है यहाँ पर लोग कितने सही हैं, इन लोगों ने अपनी मोनार्की को ओवरथ्रो कर दिया एंड दीज पीपल मस्ट बी लिविंग अ वेरी हैपनिंग लाइफ।
That was the idea of the rest of the Europe. क्योंकि भाई उस time तक it was like incomprehensible कि ना anybody can go against monarchy. मतलब तुम कैसे अपने leader को हटा सकते हो? How can you kill your king? It was a far-fetched dream for everybody else in the whole Europe. अभी भी अगर देखोगे तो most of the monarchies that are existing in the world are in Europe. And just give me 1 minute. So monarchies were existing in Europe. They were basically the backbone of Europe, and France, it attacked the backbones of Europe, which was monarchy. Because of that, everybody used to think that French people must be living some kind of very awesome happening life. And when French, they were aroused by the idea of French identity. यहाँ पर हमारा टॉपिक आता है nationalism, the feeling of belonging to a particular place, the feeling of belonging to a nation. How can you say that I belong to a nation? When you share an identity, when you share a culture, and because everything was being made nationalized. मतलब हर किसी को आप बोल रहे हो कि नहीं, अब तुम यही लैंग्वेज बोलोगे, अब तुम यही कपड़े पहनोगे, यू आर गोइंग टू बिहेव इन अ सर्टेन वे, दिस इज द फ्रेंच वे, the way they used to do. And when this was happening, people started getting a feel that we are all the same, we share a collective identity. And when you get that feeling, the rise of nationalism happens. The rise of nationalism, it happens in France. And as Napoleon moved forward towards the other countries of Europe for the supposed liberation, देखो हमारे साथ क्या हुआ था जब कॉलोनियलिज्म हुआ, अंग्रेज ये कहकर आए थे दैट वी आर हियर फॉर योर बेनिफिट. पहले ट्रेड के लिए आए, फिर उसके बाद ये कि तुमसे तुम्हारी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं संभल रहा है तो आओ हम तुम्हारी हेल्प करेंगे. दैट वाज द होल बेसिस ऑफ हाउ दे एस्टैब्लिश्ड एन एम्पायर इन इंडिया. बट व्हेन नाउ नेपोलियन स्टार्टेड कमिंग टू द डिफरेंट कंट्रीज, नेपोलियन का ओरिजिन, ही वाज अ फ्रेंच पर्सन ना. I'll need to research a bit, but मैंने कभी ऐसे देखा नहीं, but I think he was French. Let me see. Yes, he was French. Ajaccio is his birthplace. Okay, so coming back to what I was saying, तुम लोग मेरा पूरा rhythm तोड़ देते हो. Again, अब यहाँ पर क्या हो रहा था, that Napoleon was marching to the European countries, and as he was marching through the European countries, the idea of nationalism was spreading like a wildfire. पहले लोगों ने नेपोलियन को वेलकम किया because they were feeling like that Napoleon is bringing something very awesome for them. उन लोगों को ऐसा लग रहा था फ्रांस के लोगों की लाइफ कितनी cool है, we will also start living a cool life. So they welcomed Napoleon and his forces, but over the time they realized that Napoleon is basically there to subjugate them. ये तो जो मूर्ख बना के हम पे राज करने के लिए आ गया. बट बिकॉज ही डिड दैट, ही वाज एबल टू सेट अप एन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इन दोस प्लेसेस एज वेल. Napoleon restructured the fragmented empire of what we call Germany today into 39 states. सोचो जर्मनी अभी इतना सा है, उसको यूनिफाई करने के बाद जो है उसने 39 स्टेट्स बनाए थे उस इतने बड़े जर्मनी में. German unification, Italian unification is the focus of this chapter. We will move ahead to that, but first we need to realize that all these ideas, they spread from France. ये फ्रेंच जो लीडर्स थे, जो फ्रेंच राइटर्स थे, द वे दे स्टार्टेड राइटिंग द डिक्लेरेशन ऑफ मैन एंड राइट्स, व्हिच गेव राइट्स टू पीपल, व्हिच गेव द आइडिया दैट एवरीबडी शुड बी ट्रीटेड इक्वली. मतलब ये सोचो कि इट वाज a starting of a society when people started thinking that yes, we deserved equality. Before that, people readily accepted that हाँ ये बड़े लोग हैं, हम छोटे लोग हैं. So that is how the rise of nationalism can be traced back to French Revolution. अब इसके लिए ना कुछ ऐसे questions हैं, एक मेरे ख्याल से आया भी था या नहीं, I don't know if it came in board or not, that when France sneezes, the whole Europe catches cold. It means that the origin of everything revolutionary that happens begins in France. आया था, yes, we discussed that at a lot in length. तो फ्रांस से 5 मार्क्स में आया था. ओह गुड. So it is very clear that all these things have some kind of origin in Europe.
हम लोग अगला चैप्टर पढ़ चुके हैं, नेशनलिज्म इन इंडिया, हमने उसे भी इससे रिलेट करा था दैट बिकॉज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन सम ऑफ दीज थिंग्स हैपेंड, and because of French Revolution there were a lot of tensions that were created. French Revolution के जो after effects थे that were seen for centuries after, they're still being seen today. और फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में आई थिंक आई हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ द थिंग्स। इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट है ये जो फ्रांस स्नीजेस एंड यूरोप कैचेस कोल्ड, एंड दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है द नेपोलियनिक सिविल कोड ऑफ 1804। उसके सारे फीचर्स यू शुड नो। इन केस आई फॉरगेट जस्ट राइट इट डाउन, यू हैव टू राइट दिस एज एन एक्स्ट्रा क्वेश्चन because these are extremely important. And I think that will be all for today. We are almost running out of time, and if anybody has anything to add, anything to ask, go ahead. बेटा पूरा चैप्टर पढ़ो क्योंकि आगे भी तो डिस्कशन होगा इन्हीं चीजों पे। बट दिस इज ऑल इन द स्टार्टिंग पेजेस, इतना मैं बता सकती हूँ। इट इज इन द स्टार्टिंग पेजेस बेटा, ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन, नेपोलियनिक सिविल कोड। ओके, वेदिका इज हेल्पिंग मी, गुड गुड जॉब। अब इसके बाद जो हम लोग बात करेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की। इस चैप्टर में वी विल नॉट, बेटा तूने ध्यान से नहीं पढ़ा, उसमें फ्रेंच रेवोल्यूशन की हिस्ट्री नहीं है लेकिन फ्रेंच रेवोल्यूशन के इफेक्ट जरूर हैं। 3 बार तो अब मैंने पढ़ ली है बुक, धीरे धीरे मुझे याद होने लग गया है, तुम लोगों को तो मुझसे ज्यादा पढ़ना चाहिए। अब अगला जो हम डिस्कशन करेंगे दैट विल बी अबाउट द वर्ल्ड वॉर्स। सो वर्ल्ड वॉर टीम बी रेडी, पहला मौका आपको मिलेगा, बट एवरीबडी एल्स प्रिपेयर वेल। इन लोगों को थोड़ा सा बेइज्जत करने का मैं तुम्हें चांस दे रही हूँ अगर तुम्हें इनसे ज्यादा आता है तो। Not just you कार्तिकेय, not just you, the whole team. I remember कौन कौन था तुम्हारी टीम में। अकेले तुम बोलोगे तो उसको थोड़ी मैं कंसिडर करूंगी। I'll just let you speak for like 2 minutes. तो अपनी टीम को तैयार करो और इनकी टीम को बेइज्जत करने के लिए बाकी लोग तैयार करो वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में। एंड we need to study 3 things in both of these causes, yes experiential learning वाली causes, the event and the effects, और ये सब एक दूसरे से रिलेटेड। अब कैसे रिलेट करेंगे वो हम लोग डिस्कशन करके बात करेंगे। तो अगला चैप्टर जो वर्ल्ड वॉर्स होगा, आई विल नॉट बी गोइंग लीनियर इन दिस चैप्टर, मैं एक लाइन में नहीं जाऊंगी। और वर्ल्ड वॉर से अगर हमें टाइम मिलता है सो आई वुड लाइक यू टू स्टडी 2 other things, और अगर टाइम नहीं भी मिलता तो दैट विल बी फॉर द सब्सिक्वेंट क्लास। व्हाट हैपेंड इन ब्रिटेन इन टर्म्स ऑफ नेशनलिज्म, और दूसरा व्हाट हैपेंड इन ग्रीस। ब्रिटेन और ग्रीस की केस स्टडी भी हमें करनी है, तो ब्रिटेन और ग्रीस में क्या हुआ एंड हाउ द सिचुएशंस वर डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर प्लेसेस दैट वी विल बी स्टडिंग। यस बिल्कुल, सब लोग अच्छी तैयारी करके, और इट विल नॉट बी जस्ट यू टू, तुम दोनों आपस में नहीं कर सकते, अपनी टीम्स को प्रिपेयर करो, सबको केवल 2-2 मिनट ही बोलने का मौका मिलेगा। सो गेट ऑन कॉल्स, मेक सम कॉल्स and prepare well. So that will be all for today's class. Thank you and Sai Ram.